हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य किस हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सीख जाओगे कि वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य किस हिसाब से निकाला जाता है। तो देखिए, माध्य को तीन विधियों से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो पहली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है आपकी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरी है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो इन तीन विधियों से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत क्या होता है। ये मैं इस प्रश्नावली की फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं। और जो आप की जो इस प्रश्नावली का जो सेकंड पार्ट है, उस समय हमने प्रश्नावली 13.1 से आने वाले बोर्ड के एग्जाम में एक एक अंक वाले क्वेश्चन पढ़े थे। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य किस हिसाब से निकाला जाता है। तो पिछला पार्ट जरूर देख लेना। पिछले दो पार्ट हैं, उन दोनों को आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ज्यादा बड़े नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 17-18 मिनट का है और जो दूसरा पार्ट है वो 22-23 मिनट का है। ठीक है ना। तो इन दोनों को से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए उन वीडियो को देख लेना। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य किस हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो वर्गीकृत पता कैसे चलेगा कि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं या फिर अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, आपको प्राप्तांक दे रखे हैं और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अगर आपको बारंबारता दे रखी हो, क्या दे रखी हो, बारंबारता दे रखी हो। ठीक है ना। ये तो आपके प्राप्तांक हो गए, इनको हम आंकड़े बोलेंगे, इन्हीं को हम प्रेक्षण बोलेंगे, इन्हीं को हम राशि बोलेंगे और इन्हीं को हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है ना। तो आपको x के मान के साथ साथ अगर आपको बारंबारता भी दे रखी है तो ऐसे आंकड़ों को हम बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ समझा दिया है, फर्स्ट पार्ट को देख लेना, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वैसे आगे चल के प्रश्नावली 13.1 के अंदर तो आपको वर्ग अंतराल वाले सवाल मिलेंगे और आप पूरी साल भर वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों को ही पढ़ते रहते हैं या पढ़ते रहेंगे। परंतु ये सवाल आपसे छूट जाएगा और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। और जब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है तो बच्चे यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले यही पढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से। तीनों विधियों से ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपने डेली इस चैनल पर वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको कहीं भी ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने घर वालों का पैसा बचा सकते हैं। जो सुविधा आपको घर बैठे फ्री में ही मिल रही है, फिर उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जाए। तो लाभ उठाइए। अगर आपको कक्षा 10 का गणित और विज्ञान का कोर्स बिल्कुल फ्री में पूरा पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, इस चैनल से उतना कुछ लाभ उठा सकें। ठीक है ना। और अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि उसके अंदर कोई भी द्वेष भाव नहीं होता है। तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये आपका बॉक्स इस प्रकार से नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब हमें इन प्राप्तांकों को, विद्यार्थियों की संख्या जो ये 12 मात्रा है, इसको हम खड़े कॉलमों में जमा लेते हैं। ठीक है ना। आपको हमेशा खड़े कॉलमों में ही जमाना है। पहले हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से करेंगे, उसके बाद पद विचलन विधि से करेंगे। तो देखिए, पद की जगह पर आपको एक शब्द और देखने को मिल सकता है, ये पग।
पग और पद एक ही बात है, ठीक है ना। अब चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम खड़े कॉलमों में जमा लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्या क्या कार्य है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए वीडियो। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जमा लिया है, इस प्रकार से स्तंभ में जमाना है, ठीक है ना। तो ये जम गया हमारा, तो प्राप्तांक हमने लिख लिए और ये विद्यार्थियों की संख्या लिख ली। ये जो प्राप्तांक है ये x के मान है, ठीक है ना, इनको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और ये विद्यार्थी संख्या है जिसको यहाँ पर कोष्टक में fi से प्रदर्शित किया गया है, तो ये बारंबारता है, क्या है, बारंबारता है, ठीक है ना। तो आप जब प्रत्यक्ष विधि से जब माध्य निकालेंगे तो आपको fx निकालना है, क्या निकालना है, fx, ठीक है ना। वैसे हम इसको fx बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे लिखते कहते हैं fi और xi, ठीक है ना। तो fx का मतलब f और x का गुणा करना है, f के मानों का गुणा x के मानों से करना है, ये x के मान है और ये f के मान है। तो चलिए इनका गुणा करना है ऐसे, ठीक है। तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है ना। 10 का गुणा 1 से हो गया। अब 20 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 20 एकम 20, तो 20 आ गया। अब 36 इंटू 3 करना है, तो 36 इंटू 3 कर लेते हैं। देखिए 3 6 की 18 का 8 का हासिल 1 तनाती है 9 और ये हासिल का 10, 108 आएगा। अब 40 इंटू 4 करना है तो ये आएगा आपका 160। अब 50 इंटू 3 करना है, ठीक है ना। तो 50 का इंटू 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, यानी 150 आएगा। ये ध्यान रहे कि जिस संख्या की जो बारंबारता है उसी से ही गुणा करना है। जैसे 10 की बारंबारता 1 है तो 10 का गुणा 1 से ही होगा, 50 की बारंबारता 3 है तो 50 गुणा 3 से ही होगा। अगर गलती से 4 से 2 से हो गया तो ये गलत हो जाएगी, इस आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। अब 56 का गुणा 2 से करना है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, 56 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 112, कितना आएगा, 112, ठीक है ना। अब 60 का गुणा 4 से करना है तो देखिए 60 गुणा 4 करेंगे तो 6 चौका 24, यानी 240 आएगा। अब 70 का गुणा 4 से करना है तो 7 चौका 28, यानी 280 आएगा। अब 72 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। 80 का गुणा 1 से करेंगे तो 80 आएगा। और 88 गुणा 2 करना है, 88 गुणा किससे होगा, 2 से होगा, तो कर लीजिए। 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17, 176 आएगा। अब 92 का गुणा 3 से करना है तो कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, ठीक है ना। इतना हो गया। 95 गुणा 1 करेंगे तो 95 आएगा। इस प्रकार से गुणा आपको सावधानी से करने हैं। कंप्लीट, एफ हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझते जाना, ध्यानपूर्वक समझते जाना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना। तो एफ हमने निकाल लिया। अब एफ निकालने के बाद आपको एफ का योग करना है और एफ का योग करना है, ठीक है ना। यानी सिग्मा एफ निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दिया एफ इसका मतलब एफ का योग, यानी इन सबको जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इकाई अंक जोड़ लेते हैं हम पहले। 0 0 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, ठीक है ना। 18 और 6 24 और 5, 24 और 5 हो गए 29, 29 का 9 का हासिल 2, ठीक है ना। अब ढाई अंक जोड़ते हैं, तो देखिए हासिल को पहले जोड़ लेते हैं, हो सकता है बाद में भूल जाए। तो हासिल 2 लगी थी तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 7 51, 51 7 58, 58 और 9 कितने हो गए, 58 और 9 हो गए आपके 67, कितने हो गए, 67, 67 का 7 का और हासिल 6, ठीक है ना। अब सैकड़े वाला अंक जोड़ लेते हैं, तो हासिल कितनी लगी थी, 6, तो 6 को इसमें जोड़ लो तो 6 और 1 7, 8 9 10, 2 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 2 17, तो ये आएगा 1779, ठीक है ना।
सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1779, सबको जोड़ने पर 1779 आएगा। ठीक है, अब हम बारंबारता का योग करेंगे, यानी सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो इनको जोड़ लेते हैं सबको, एक और एक 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 4 18 और 4 22 23 24, 24 और 2 26, 26 3 29, 29 और 1 30। तो सिग्मा एफ का मान आया 30। सिग्मा हमने एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ निकाल लिया। अब हमको माध्य निकालने वाला सूत्र लगाना है, वो भी प्रत्यक्ष विधि वाला। कौन सा? प्रत्यक्ष विधि वाला। तो लगाते हैं, देखिए माध्य कोष्टक में एक्स बार, माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये एक्स के ऊपर जो ये डंडा देख रहे हैं छोटा सा, तो इसको बोलते हैं हम बार। ठीक है ना, तो माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि से निकालने का सूत्र क्या है? माध्य को सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह आपको बड़ा बनाना है। ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र होता है। सूत्र हमने लिख लिया, अब इस सूत्र के अंदर मान जमा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जमाते हैं। तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान लिख देना है। क्या है? 1779। चलिए लिख देते हैं 1779। बटे में सिग्मा एफ है, तो बटे में सिग्मा एफ का मान लिख देंगे 30। लिख दिया। अब 30 का भाग देना है। अब 30 का पारा नहीं आता, कोई बात नहीं, जीरो को हटा दो, एक अंक काट के पॉइंट लगा दो, फिर भाग दे लेना। तो चलिए सरल बना देते हैं। तो एक्स बार बराबर, तो जीरो हटाएंगे तो एक अंक काट के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 177.9। और बटे में क्या बचेगा? केवल 3। अब 3 का तो पारा जानते होंगे, अब 3 का भाग देना है आपको 177.9 में। चलिए यहाँ पर देते हैं, देखिए अलग से रफ कार्य में देना है ताकि गलती से, यानी रफ कार्य में दे लेना ताकि गलती नहीं हो। ठीक है ना, 3 का भाग देना है। 3 का भाग 17 में देंगे, 3 5 15, 17 में से 15 घटाएंगे 2, 7 का उतार लेंगे, 27 में 9 बार जाएगा, 3 नाम 27। अब 9 का उतारेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद वाला अंक हमने उतार लिया, तो जैसे ही पॉइंट के बाद वाला अंक काम आए तो इस पॉइंट को तुरंत यहाँ पहुंचा देना है। ठीक है ना, उतार लिया 9 का, पॉइंट को यहाँ पहुंचा दिया। अब 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तनाती है 9। तो भाग आपका कंप्लीट होता है, कितना आया? 59.3 आया। तो यही आपका माध्य है। तो आपको लिख देना है माध्य एक्स बार बराबर 59.3। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो ऐसे आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। ठीक है ना, सूत्र आपको माइंड में रखने हैं, प्रत्यक्ष विधि वाला, कल्पित माध्य विधि वाला और पद विचलन विधि वाला। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि आपकी कंप्लीट होती है। अब हम इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तीनों विधियों से करेंगे, प्रत्यक्ष से हो गया, अब कल्पित से करेंगे, उसके बाद हम पद विचलन से करेंगे, ताकि तीनों विधि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है ना, तो कंप्लीट हुआ, इसी हिसाब से करना है आपको। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से? कल्पित विधि। ठीक है ना, तो x के मान हमको ऐसे ही लिखने हैं, f के मान भी ऐसे ही लिखने हैं, और जो ये बारंबारता है आपकी, इसका योग तो आपको करना ही करना है, जो अपन ने जो अभी प्रत्यक्ष विधि में क्या था वही रहेगा। ठीक है, सिग्मा f का मान कितना आएगा? 30 आएगा, यही रहेगा। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोई सी विधि से आप करो, प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे कल्पित विधि से करो, चाहे पद विचलन विधि से करो, सिग्मा f तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है ना, क्लियर। अब कल्पित विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो हमको कल्पित माध्य मानना पड़ता है x के मानों में से। किसके मानों में से? x के मानों में से हमको कल्पित माध्य मानना पड़ता है। आगे समझ में? तो यहाँ पर चलिए हम मान लेंगे, यहाँ पर वैसे इसके नीचे जगह नहीं है। ठीक है ना, जगह होती तो हम नीचे लिख लेते। अगर आपके जो नोटबुक है उसमें तो जगह होगी, तो आपको नीचे मान लेना है माना कल्पित माध्य बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कल्पित माध्य। तो देखिए कल्पित माध्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। कल्पित माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से करते हैं। ठीक है ना,
जो पुरानी बुकें हैं उनमें कैपिटल ए से प्रदर्शित किया गया है, और जो अब ये नई बुक आई है इनमें कल्पित माध्य को स्मॉल ए से प्रदर्शित किया गया है। आप चाहें तो कैपिटल ए से भी प्रदर्शित करते हैं, आप चाहें तो स्मॉल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कल्पित माध्य हम मानते कहां से हैं? कल्पित माध्य को हम एक्स के मानों में से मानते हैं। अब x के मानों में से कहां से मानते हैं? आप चाहें तो ऊपर वाली संख्या मान सकते हैं। ये जो संख्या देख रहे हैं इन संख्याओं में से किसी भी संख्या को आप कल्पित माध्य मानते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऊपर से माने या फिर नीचे से माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आना है वही आएगा। परंतु ज्यादातर हम बीच में से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं तो हमारे जो मान होते हैं वो यानी थोड़े से बड़े आ जाते हैं। उन मानों को छोटा करने के लिए इन कल्पित विधि का, पद विकलन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब हमारा माध्य प्रत्यक्ष विधि से ही निकल के आ जाता है तो कल्पित माध्य विधि का या फिर पद विकलन विधि का प्रयोग किया ही क्यों जाता है? तो यहाँ पर इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? कि मानों को छोटा करने के लिए। और मान छोटे कब होंगे? जब आप कल्पित माध्य को x के मानों में से बीच में से मानेंगे। अगर आप ऊपर से मानेंगे, नीचे से मानेंगे तो आपके मान छोटे नहीं होंगे, आंसर तो आपका आ जाएगा परंतु मान छोटे नहीं होंगे। तो मान छोटे करने आपको, तो मान छोटे कब होंगे? जब आप बीच में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। तो चलिए हम इस बीच में से 60 को मान लेते हैं, ठीक है ना। ये गिनना नहीं है कि ये गिन लेते हैं, बीच में से मान लो अंदाज से ही, ठीक है, किसी को भी ए मान लो। आगे समझ में? तो x, ये ध्यान रहे x के मानों में से ही मानना है। तो क्या माना हमने? कल्पित माध्य ए बराबर क्या माना? 60 मान लिया, ठीक है ना। मान लिया कल्पित माध्य हमने मान लिया 60, सभी मान लेंगे। आगे समझ में? x के मानों में से मानेंगे और वो भी बीच में से मानेंगे ताकि मान हमारे ज्यादा बड़े न हो। जब हम कल्पित माध्य मान लेते हैं तो आपको d का मान निकालना है। और d का मान कैसे निकलेगा? x के मानों में से a का मान घटाना है। x के मानों में से किसका मान घटाना है? a का मान घटाना है, तब जाकर के d निकलेगा। d निकालने का तरीका आप समझ रहे होंगे, याद रखना, माइंड में सेट रखना। d का मान कैसे निकलेगा? x माइनस ए से निकलेगा। और x माइनस ए का मतलब क्या है? जो ये x के मान है इन मानों में से a का मान घटाना है जो हमने माना है। आगे समझ में? तो इन सब में से उस साइड को घटाना है तब जाकर d का मान निकलेगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 10 में से 60 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो संख्या किसकी आएगी? माइनस की आएगी। तो 10 में से जब हम 60 घटाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 50। क्लियर? अब 20 में से हम 60 घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। 36 में से हम 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 36 में से 60 घटा लो तो माइनस के 24 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 24। 36 में से जब हम 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 24 बचेंगे। क्लियर? अब 60 में से हम 60 घटाएंगे तो 40 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 20। और 50 में से हम 60 घटाएंगे, ठीक है ना, सब में इनमें से घटाना है ये 60। तो 50 में से जब हम 60 घटाएं तो माइनस का 10 बचेगा। और 56 में से हम 60 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। और 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 बचेगा। और 70 में 60 घटाएंगे तो, अब देखो बड़ी संख्या आ गई, अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, अब प्लस की संख्या आना चालू हो जाएंगी। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। और 72 में से 60 घटाएंगे तो 12 बचेगा। 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आएगा। 88 में से 60 घटाएंगे तो 28 आएगा। और 92 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 32। और 95 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 35। डी का मान निकाल लिया। आगे समझ में? डी का मान कैसे निकाला? इन एक्स के मानों में से हमने ए का मान घटा दिया। आगे समझ में? इतना करने के बाद जब आपका डी का मान आ जाए तब आपको एफ डी निकालना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में एफ एक्स निकालते हैं वैसे ही कल्पित माध्य में हम एफ डी निकालते हैं। जब डी निकल के आ गया तो एफ डी निकालना है आपको। क्या निकालना है? एफ डी। चलिए निकालते हैं। एफ डी का मतलब एफ और डी के मानों का आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। ये एफ के मान है और ये डी के मान है, इनका गुणा इनसे करके यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए एक का गुणा -50 से करेंगे तो माइनस का 50 ही आएगा। एक का गुणा -40 से करेंगे तो माइनस का 40 ही आएगा।
3 का गुणा -24 से करना है, तो 24 या 72, ठीक है, तो माइनस का 72 आएगा। और -20 का गुणा 4 से करेंगे, तो -20 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 20 चौका 80, यानी माइनस का 80 आएगा। और 3 का गुणा -10 से करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। और 3 का गुणा हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब 2 का गुणा करना है -4 से, 2 का गुणा हम -4 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब इस 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 आएगा। और 1 का गुणा जब हम 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 1 का गुणा जब हम 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। और 2 का गुणा जब हम 28 से करेंगे तो 28 दूना 56 आ जाएगा। और 3 का गुणा हम 32 से करेंगे तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6 और 32 या 96, ठीक है ना। और 1 का गुणा हम 35 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। इतना क्लियर, एफ डी निकाल लिया। और जब एफ डी आ गया है तो अब हमको एफ डी का योग करना है, यानी सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, तो सिग्मा एफ डी का मतलब एफ डी का योग। अब एफ डी का योग कैसे करना है वो समझिए। तो देखिए आपको क्या करना है, ये माइनस वाली संख्या अलग जोड़नी है और प्लस वाली संख्या आपको अलग जोड़नी है, ठीक है ना। ये कार्य आपको रफ कार्य करना है, चलिए करते हैं। पहले हम माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हैं। तो देखिए -50, तो इकाई अंक जोड़ लेते हैं 2 और 8, 10 की 0 हासिल 1, तो 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 4 10, 10 7 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, यानी माइनस के तो आए 280, ठीक है ना। अब हम प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 2 और 6 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 5 19, 19 का 9 का हासिल 1। अब ढाई अंक जोड़ लेते हैं, 4 और 1 हासिल का 5 और 1 6 और 2 8 और 5 13 और 9 22, 22 और 3 25, 22 और 3 कितना हो गए 25। तो प्लस के आए 259, प्लस के तो है 259 और माइनस के हैं 280। प्लस के ज्यादा है या माइनस के, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, ठीक है ना, ये घटेंगे, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, पर माइनस की ज्यादा है तो माइनस बचेंगे। तो 280 में 259 घटा लो, कितना बचेगा, माइनस का 21 बचेगा, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ डी का मान आया माइनस का 21, लिख लिया। और सिग्मा एफ का मान हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है, नहीं कर रखा होता तो हम कर लेते सिग्मा एफ का मान, ठीक है ना। इतना क्लियर। अब जब इतना क्लियर हो गया है तो इसके बाद आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना है, अतः माध्य, माध्य एक्स बार बराबर कल्पित माध्य विधि वाला सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी वटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो ये सूत्र है आपका कल्पित विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र। तो ये सूत्र हमने लिख लिया है। अब इस सूत्र के अंदर हमको मान जमाने हैं, चलिए जमाते हैं। तो माध्य, माध्य एक्स बार बराबर एक ही जगह पर ए का मान लिख देना है, ये हमने मान रखा है पहले, ये क्या मान रखा है 60, तो 60 लिख लेना है एक ही जगह पर, चलिए 60 लिख लेते हैं। आगे प्लस है तो प्लस बाद में लगाना, पहले सिग्मा एफ डी का मान देख लीजिए प्लस का है या माइनस का है। अगर सिग्मा एफ डी का मान प्लस का होगा तो यही प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अगर सिग्मा एफ डी का मान माइनस का होगा तो ये प्लस की जगह पर हम वो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 21 है, तो हमको इस प्लस की जगह पर क्या लगा देना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। और सिग्मा एफ डी की जगह पर ये लिख देना है 21, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं -21 और बटे में सिग्मा एफ का मान लिख देना है। सिग्मा एफ का मान कितना है 30 है, कितना है 30। अब 30 का भाग देना है 21 में, 30 का पहाड़ा नहीं आता, क्या करें, तो यानी 0 हटाओ और 0 को हटा के ऊपर पॉइंट लगा दो। चलिए करते हैं। तो माध्य एक्स बार बराबर, तो ये 60 लिख लेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो -10 जो करते हो 0 हटाएंगे तो एक अंक काट के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 2.1 बटे में 3। अब 3 का तो पहाड़ा जानते हैं, 3 का भाग दे देंगे हम 2.1 में, चलिए देते हैं। तो माध्य एक्स बार बराबर ये 60 आपका जो कहते हो -3 का भाग देना है 2.1 में, तो ये 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, पूरे 21 में जाएगा। तो पॉइंट के बाद वाला अंक सामने आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर उतार देना है, इधर अपनी इच्छा 0 बढ़ा देना है। तो 3 का भाग 21 में नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 7 बार जाएगा, यानी 0.7 बार जाएगा, ठीक है।
अब 60 में से 0.7 घटाना है आपको। चलिए घटाते हैं। तो ये 60 तो बिना पॉइंट वाली है और ये पॉइंट वाली है। कितने अंक घटे पॉइंट लग रहा है? एक अंक घटे पॉइंट लग रहा है, तो हमको पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेनी है और पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा कर संख्या को साथ लेना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे हमने ये पॉइंट लिख लिया। पॉइंट के इधर 7 है तो हमको इधर जस्ट 7 ही लिखना है, इधर 0 है तो इधर 0 घटा लेना है। 6 पे 7 से जाएगी, 6 पे से इसके लिए जाएगी तो यहाँ 5, यहाँ 10 से इसके लिए जाएगी, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। अब घटाओ, 10 में 7 घटाएंगे कितना हो जाए 3। पॉइंट अपनी जगह पर, यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 में 0 घटाएंगे 9, यहाँ पर ये कम होगा 5, तो कितना आया 59.3 आया। तो माध्य x बार बराबर कितना आया 59.3। ठीक है ना? तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब हमने इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर 59.3 आ रहा था। कोई सी भी विधि से कर लीजिए, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। ठीक है ना? तो कल्पित विधि से सॉल्व करने का प्रोसेस ये होना चाहिए आपका। क्लियर? अब आपकी तीसरी विधि है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि समझिए कि पद विचलन विधि से इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करना है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसे को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है ना? और उसके बाद इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है? तो देखिए, अब हम एग्जांपल एक को हम पद विचलन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको इस हिसाब से जमा लेना है। तो देखिए, जब आप कल्पित विधि से करते हैं तब हमको कल्पित माध्य मानना पड़ता है x के मानों में से, और हम जब पद विचलन विधि से सॉल्व करते हैं तब भी हमको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा x के मानों में से। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर लेंगे। तो माध्य बराबर, यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में 60 माना था तो इसी को ही अब मान लेंगे 60। ठीक है? तो कल्पित माध्य हमने मान लिया 60। जब हम पद वितरण विधि से सॉल्व करते हैं तब हमको एक चीज एक्स्ट्रा और माननी पड़ती है, h का मान। h का मान हमको मानना पड़ता है। h क्या होता है? ये हमारा वर्ग अंतराल होता है। अब यहाँ पर तो वर्ग अंतराल है ही नहीं, यहाँ पर तो हमको वर्ग चिन्ह दे रखे हैं, यानी प्रेक्षण दे रखे हैं, x के मान दे रखे हैं। तो जब वर्ग अंतराल नहीं दे रखा हो आपको, तब आपको h का मान ऐसा मानना है जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और 10 का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ऐसी संख्या माननी है। ठीक है? तो यहाँ पर चलिए हम h का मान, मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूँ। ठीक है ना? अपनी मर्जी से h का मान मान लेना है अगर आपके पास वर्ग अंतराल नहीं हो। अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको साफ पता चल जाए कितने कितने का अंतर है उस वर्ग में, कि 10-10 का अंतर है या 15-15 का है या 20-20 का, तब आपको h का मान वही मानना है। ठीक है ना? आगे समझ में? अब हमने ये दो चीज मान ली, एक तो कल्पित माध्य मान लिया और एक h का मान मान लिया। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, जब हम पद विचलन विधि से सॉल्व करते हैं तब हमको u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? u का। ठीक है ना? जब हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं तो हम f और x के मानों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं, fx निकालते हैं। ठीक है ना? जब हम कल्पित माध्य विधि सॉल्व करते हैं तब हम d का मान निकालते हैं, d का मान निकालने के बाद हमको fd निकालना पड़ता है। और जब हम पद विचलन विधि से सॉल्व करेंगे तब हमको u का मान निकालना है। जब हमारे पास u का मान आ जाएगा तब हमको fu का मान निकालना है। आगे समझ में? तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। और देखिए u का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए x माइनस ए बटे एच से निकलेगा, x माइनस ए बटे एच से u का मान निकलेगा। इसका मतलब यानी x के मानों में से a का मान घटाना है। ये आपके x के मान है, इनमें से आपको a का मान घटाना है, जैसे हमने कल्पित विधि में किया था। ठीक है ना? घटाने पर जो भी आएगा उसमें h के मान का भाग देना है। यहाँ पर बटे में h है ना, तो h के मान का भाग देना है। तो ये कार्य आप रफ कार्य करना। ठीक है ना? अब देखिए 10 में से हम 60 घटाएंगे। पहले a का मान 60 ही का मान रखा है, तो 10 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 50 आएगा। और जब माइनस 50 में जब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है? तो माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10। क्लियर? अब देखिए, अब 20 में से हमको 60 घटाना है, तो 20 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। और माइनस 40 में हम h के मान का भाग देंगे 5 का, तो माइनस 8 बार जाएगा। 5 का भाग 40 तो कितनी बार जाएगा? 8 बार 5 बट 40,
तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना। अब 36 में से 60 घटाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 24 बचेंगे। और माइनस 24 में हमको 5 का भाग देना है, तो दे दीजिए भैया। संख्या तो माइनस की आएगी, 5 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 5 चौका 20, बचेंगे 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ेगी, 40 होगा तो 5/40, तो 4.8 आएगा। कितना आएगा? 4.8, माइनस का 4.8। क्लियर? 36 से घटा लिया। अब 40 में से हम 60 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस 20 में हम h के मान का भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4। ठीक है। अब 50 में से हम 60 घटाएंगे, 50 में 60 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस 10 में हम h के मान का यानी 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? माइनस 2 बार जाएगा। क्लियर? 56 में से 60 घटाएंगे, 56 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और भाग देना है हमको h के मान का 5 का। ठीक है ना। तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर संख्या पॉइंटों में आएगी, तो 4 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है, तो ये 40 हो जाएगा। तो 45 तो यानी 0.8 बार जाएगा, ये माइनस के 7 में रहेगा, तो यानी 0.8 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.8, वो भी माइनस का। अब 60 में 60 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब 70 में से 60 घटाएंगे, तो 70 में से जब हम 60 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, और 10 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 72 में से 60 घटाएंगे तो 12 बचेगा प्लस का। अब 12 में 5 का भाग देना है तो दे देते हैं, तो देखिए 5 दूना 10 है, बचेंगे 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, 20 होगा। 20 में 5 बार 4 बार जाएगा, 5 चौका 20 यानी 2.4 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2.4। ठीक है ना। अब 80 में से हम 60 घटाएंगे, तो 80 में से जब 60 घटाएंगे तो 20 बचेंगे, और 20 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 88 में से 60 घटाएंगे तो ये 28 बचेंगे। कितने बचेंगे? 28, और 28 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25, और 5 6 के 30, यानी 5.6 बार जाएगा। ठीक है। सही ढंग से समझना कि जैसे मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यही कैलकुलेशन आपको हमेशा अपनानी है। ठीक है ना। और आंसर आपका राइट आएगा। अब देखिए 92 में से हम 60 घटाएंगे, तो 92 में से जब हम 60 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 32। कितना बचेगा? 32, और 32 में हम 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 6 के 30, बचेंगे 2, फोन लगा 0 बढ़ाएंगे, 20 होगा। 20 में 5 भाग 4 बार जाएगा, 5 चौका 20 6.4 बार जाएगा। ठीक है। अब 95 में से हम 60 घटाएंगे तो 35 बचेगा, और 35 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 35। तो u का मान आ गया। किसका मान आ गया भाई? u का मान आपका आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया है, यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, और ये कार्य आपको रफ कार्य में करना है, बिल्कुल सटीकता के साथ। ठीक है ना। u का मान आ गया, तो अब आपको एफ यू निकालना है। क्या निकालना है? एफ यू, यानी f के मानों का गुणा u के मानों से कर देना है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। ये f के मान है, ये u के मान है, इनका गुणा इनसे करके यहाँ पे लिख देना है। चलिए करते हैं। एक का गुणा जब हम -10 से करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और एक का गुणा जब -8 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 3 का गुणा -4.8 से करना है तो कर लेते हैं। देखिए 3/24 का 4 का हासिल 2। ठीक है ना। और 3 चौका 12, और 2 हासिल का 14। एक अंक काट के पॉइंट लग रहा है तो हम भी लगा देंगे, तो 14.4 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। 4 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, और 3 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 आएगा, और 2 का गुणा -0.8 से करेंगे तो 8 दूना क्या होगा? 16। एक अंक काट के पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा देंगे, तो माइनस का 1.6 आएगा। 4 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। ठीक है ना। और 1 का गुणा 2.4 से करेंगे तो 2.4 आएगा, और 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का गुणा 5.6 से करना है तो कर लेते हैं। देखिए 2 6 12 का 2 का हासिल 1, 2 5 10, और 1 हासिल का 11। ठीक है ना। एक अंक का कौन लगा तो हम लगा देंगे, और यह है 11.2। और 3 का गुणा 6.4 से करना है तो देखिए 3 चौका 12 का 2 का हासिल 1, 3 6 के 3 6 के 18, और 1 हासिल का 19।
और एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है तो हम भी लगा देंगे, तो ये आएगा 19.2। एक का गुणा हम 7 से करेंगे, 7 आएगा। गुणा तो हमने सबका कर लिया है, ठीक है ना। एफ के गुणा एफ के मानों गुणा यू के मानों से कर लिया है, कर लिया। अब हमको एफ यू का योग करना है, सिग्मा एफ यू निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ यू। और कैसे करना है? वही प्रक्रिया अपनानी है जैसे हमने कल तक विलीन की थी कि माइनस की वाली संख्या अलग जोड़नी है, प्लस वाली संख्या हमको अलग जोड़नी है। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं पहले तो देखिए 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली संख्या है, इसको बाद में जोड़ लेना या फिर एक साथ जोड़ लो। चलो जैसे माइनस का 10 है, माइनस का 8 है, ठीक है ना, माइनस का 14.4 है, माइनस का 16, माइनस का 6, माइनस का 1.6, ठीक है ना। यहाँ तक जोड़ने हैं तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 6 और 4, इधर तो कोई पॉइंट वाली संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कर लो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लो ताकि सही सा लगे आपको। तो जोड़ लेते इस लाइन को, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा, तो 1 हासिल लग गई। इसको जोड़ लो, 1 और 8 9 और 4 13, 13 और 6 19 और 6 25 और 1 26 का 6 का हासिल 2, 2 और 1 3 4 5, तो ये आएगा 56, माइनस का 56 आया, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 8 9 और 4 13 और 6 19 और 6 25 और 1 26, 6 हासिल 2 3 4 5, तो ये -56 आएगा, ठीक है ना। 56.0, पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं, तो -56 ही समझो इसको, ठीक है ना। अब प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, तो यहाँ पर 8 2.4 और 4 11.2 और 19.2 और 7, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 4 4 8, ठीक है, 8 आएगा। इनको जोड़ लेते हैं, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 4 14, 14 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24 और 7 31 के 71 3 3 2 5, ये आएगा 51.8। अब देखिए प्लस के तो आया 51.8 और माइनस का है 56.0, यानी 56, तो माइनस से ज्यादा प्लस का, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा। घटाना है घटा लो, 51.8 को घटाना है इसमें से 56.0 में से 51.8, ठीक है ना, घटा लो। तो माइनस के ज्यादा है तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पॉइंट अपने जगह पर आ जाएगा, यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये आएगा 4.2, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 4.2 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4.2। क्लियर? सिग्मा एफ यू का मान आ गया। अब हमने बहुत कुछ कर लिया, अब तो बस सूत्र लगाना है, पद विचलन विधि वाला सूत्र लगाना और मान जमाने कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे हैं सर जी इसमें इतना टाइम लग रहा था और सवालों को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन है तीनों विधियां सॉल्व करके बताया है, पद प्रत्यक्ष विधि से, कल्पक विधि से, पद विचलन विधि से, इसलिए आपको ये ज्यादा लंबा लग रहा होगा, परंतु जब हम और सवालों करेंगे उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो इस समय जो ये एक्स के मान दे रखे ये बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको समय ज्यादा लग रहा है, ठीक। कुछ यहाँ पॉइंट वाली संख्या आ रही है इसलिए कुछ समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। आगे चल के आपको ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अब हम सूत्र लगाएंगे, तो माध्य एक्स बार बराबर पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र लिखना है आपको, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इनटू में एक्स, ये सूत्र है आपका पद विचलन विधि से माध्य निकालने वाला। तो ये सूत्र हमने लगा लिया है, अब इस सूत्र के अंदर हमको मान जमाने यहाँ से देख करके, ठीक है ना। चलिए जमाते हैं, तो माध्य एक्स बार बराबर, तो यहाँ पर एक्स बार ही लिख लेते हैं केवल, देखिए एक्स बार बराबर, तो एक ही जगह पे ए का मान लिख देंगे 60, ठीक है ना। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमको बाद में लगाना है, पहले सिग्मा एफ यू का मान देखना है। अगर सिग्मा एफ यू का मान माइनस का होगा तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ यू का मान माइनस का है तो हमको यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, तो माइनस चिन्ह लगा के सिग्मा एफ यू को मान लिख देना है 4.2 इसकी जगह पर, तो 4.2 बटे में सिग्मा एफ का मान लिख देना है। सिग्मा एफ का मान कितना है? 30 और इनटू में एच, एच का मान लिख देना 5, ठीक है ना। अब देखिए इनको काट लेना है, तो देखिए 5 से 1 30 कट रहा है तो काट लो भैया, 5 से 1 30 कट रहा है, कितनी बार 6 बार 5 की 30, और ये किससे कट रहे हैं? तो ऐसा करो भाग ही दे दो इसमें, ठीक है ना। चलिए भाग दे देते हैं, तो एक्स बार बराबर 6 का पारा जानते ही, तो 4.2 में भाग दे दीजिए 6 का,
तो 4.2 में 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग 4 में जाएगा नहीं, 42 में देना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद वाला अंक हम मारा, तो इस पॉइंट को हम यहाँ उतार लेंगे, अगर अपनी चाहे 0 बढ़ा देंगे। अब 6 का भाग 42 में देना है, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 6 7 42, ठीक है ना। तो भाग गया 0.7 बार, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेना है, ये 0.7 लिख देना है। 6 का भाग 4.2 में दिया तो ये आया 0.7। अब इसमें से 60 में से 0.7 घटा देना है, तो घटाते हैं, देखिए ये एक अंक करके पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के संख्या उतार लेंगे इसको। तो यहाँ पर 0.7 घटा लीजिए, 10 में 7 घटाएंगे तो 9, वो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहीं कम होगा तो हासिल तो यहीं से जाएगी, तो यहाँ 5 होगा, तो 59.3 आया। एक्स बार बराबर आया 59.3। तो देखिए यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो तीनों विधियों से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। हमने क्यों करके देखा, हमने इसलिए करके देखा कि प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पद विचलन विधि से सॉल्व करने का तरीका हमको पता चल जाए कि हमें प्रत्यक्ष विधि में ऐसे सॉल्व करते हैं, कल्पित विधि में ऐसे सॉल्व करते हैं, पद विचलन विधि में ये ऐसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप सीख गए होंगे। और तीनों विधियों से जब भी हमने माध्य निकाला तब 59.3 ही हमारा माध्य निकल के आया था, ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया बिल्कुल राइट किए, ठीक है। क्योंकि तीनों विधियों का आंसर कैसा आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। और आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आज हम इसी एक ही क्वेश्चन को 3 विधियों से सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों में शेयर करना, और ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन आप अपने स्तर पर कर लेना। रिवीजन आपको बेहद जरूरी करना है, घर पर अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है। अगर आपको मैथ के अंदर कुछ हासिल करना है, मैथ को सीखना है, बिल्कुल सरल बनाना है, तो आप इस चैनल से जुड़ करके आप डेली बिल्कुल फ्री में आप मेहनत कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, ठीक है ना। आपसे एक भी पैसा वसूला नहीं जाएगा। और ये मैं आपको ये गारंटी के साथ आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आपको इस चैनल पर गणित और विज्ञान का बिल्कुल 100 अंक वाला मटेरियल ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में 1 अंक का क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, ऐसे आपको सब कुछ बताता चलूंगा। उसी हिसाब से आपको सेटलमेंट करके आपको पढ़ना है, सिस्टम से पढ़ना है, ताकि आप इस स्कोर को प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। आगे समझ में 100 अंक वाला मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें से अर्जित करते हैं, ठीक है ना। और ये आपको पता चल जाएगा जब आप बोर्ड की एग्जाम 2026 में जब आप दे रहे होंगे तब, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो आप खुशी से झूमेंगे उस समय। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं देखेंगे तो फिर आपको अफसोस होगा कि काश हम उस चैनल पर हमें मैथ का कोर्स या फिर साइंस का कोर्स हम पढ़ लेते, तो आज हमको इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने साथियों में शेयर जरूर करना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको डेली पढ़ना है बोर्ड फ्री में, कहीं ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, घर वालों को पैसा बताइए, घर बैठे मेहनत कीजिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। आगे समझ में